अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 84 फॉर क्लास 9th, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इस यूनिट में हम लोग आजकल जिस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द गैसेस, बिकॉज वी आर स्टडिंग द डिफरेंट लॉज दैट आर प्रोड्यूस्ड दैट वर प्रपोज्ड बाय डिफरेंट केमिस्ट एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, जिसमें उन्होंने गैस के नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, उसको बताने की कोशिश की थी, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो गैस की नेचर के ऊपर अफेक्ट करेंगे, नॉट गैस की नेचर, गैस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अफेक्ट करते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो बेसिकली इस लेवल पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द टू लॉज, दैट इज़ द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में जिस तरह से मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि हमने स्टडी किया था द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस, और वहाँ पे हमने बाकी के तमाम जो वेरिएशंस थी उनको कांस्टेंट रखा था, लाइक टेम्परेचर, लाइक द अमाउंट ऑफ गैस यानी मास ऑफ द गैस एंड द नेचर ऑफ द गैस। तो उसके बाद हमने बॉयल्स लॉ के हिसाब से स्टडी किया था कि किस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑपोजिटली रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो किस तरह से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है। प्रेशर को आप इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम हमेशा कम होती है गैस की, और जैसे जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना है तो प्रेशर आपको कम करना पड़ता है। सिमिलरली जब हमने चार्ल्स लॉ की बात की थी, चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि दिस Charles law, it was proposed by J. Charles and he studied the relation between the volume and the temperature of the gas। और उन्होंने ये स्टडी किया था, ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इंक्रीज़ करती जाएगी। और इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हम वॉल्यूम को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था द रीज़न बिहाइंड दिस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड द रीज़न बिहाइंड प्रेशर एंड वॉल्यूम। एक दफ़ा हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं कि वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है। तो एक दफ़ा अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को देखेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जैसा कि अगर आप एक कंटेनर लेते हैं विद अ मूवेबल पिस्टन, इस पे आपने प्रेशर रखा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपने गैस का मैस ले लिया। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 ग्राम ले लेते हैं या 5 ग्राम आपने गैस की ले ली है और आपने इस कंटेनर के अंदर फिल कर ली है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, they are randomly moving, they are always changing their position, they are randomly colliding and after collision they change their direction of the motion। अब एक नॉर्मल ये आपने गैस ली, नॉर्मल उसके ऊपर आपने प्रेशर रखा, वॉल्यूम आपने देख लिया इसका 5 सेंटीमीटर क्यूब है फॉर एग्जांपल। और अब क्या है कि जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर यहाँ पे स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि ये पिस्टन है इट विल मूव डाउनवर्ड। तो पहले जो गैस ने 5 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर एग्जांपल अगर ली हुई थी स्पेस, अब क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होने की वजह से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। इनके दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और इस वजह से जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे यानी कि ज़ोर अप्लाई करेंगे तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है सिर्फ गैसेस की सूरत में, ना ही सॉलिड और ना ही लिक्विड में, बिकॉज सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, उनको आप मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें। एंड इन द केस ऑफ लिक्विड ऑल्सो मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और उनके दरमियान से बाकी की डिस्टेंसेस को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। वाइल इन द केस ऑफ गैसेस को जितनी वॉल्यूम मिले वो उतनी वॉल्यूम में एक्सपेंड करेंगे और इसी तरह वो कुछ हद तक कंप्रेस करके एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स। लेकिन फिर भी जितना मर्जी आप करीब कर ले उनके आपस में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेस हैं वो अपना मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ टाइटली पैक नहीं होंगे, बिकॉज ये गैसेस की प्रॉपर्टी है कि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहें।
इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कम था इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज मोर, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था इसीलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस वाज लेस, क्योंकि जैसे आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड हैं। सिमिलरली सेकेंड सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, अब यहाँ पे आप छोड़ दें प्रेशर के कॉन्सेप्ट को, आपने यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ था, यहाँ पे अब आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। प्रेशर आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे अगर आपने ये सिचुएशन आपकी बिगनिंग है, पहले ये बिगनिंग थी, ये सेकंड सिचुएशन थी, अब ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है, दोनों में आपने प्रेशर बिल्कुल सेम रखा है। तो फर्स्ट सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स नॉर्मल थे, टेम्परेचर नॉर्मल था जितना रूम टेम्परेचर है, मॉलिक्यूल नॉर्मल थे, काइनेटिक एनर्जीज इनकी नॉर्मल थी, वो नॉर्मली मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। जब आप सेकंड सिचुएशन में यहाँ पे फ्लेम की मदद से गैस को हीट अप करना शुरू करते हैं, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे कि दे विल गेन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी, वो इस हीट एनर्जी को गेन करते हैं मॉलिक्यूल और उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते जाएंगे। जिस तरह पहले इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि इनके अंदर तेज़ मूवमेंट आ जाएगी, वो तेज़ी से रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब ये चारों यहाँ से चले गए अपनी पोजीशन चेंज करके ऊपर, अब इनकी बारी आ गई, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुँचेंगे, रैंडमली पहुँच रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन बाय लाइन पहुँचे। तो जैसे जैसे वो हीट के पास आएंगे एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करने की वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होती जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ हो रही हैं, वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं वेसल के वॉल के साथ। तो जितना ज़्यादा वो टकराएंगे, जितना ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे इस वॉल के साथ, वो इतना प्रेशर इस वॉल पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली जब ये सारे मॉलिक्यूल बारी बारी आके इस ऊपर वाले मूवेबल पिस्टन के साथ अप्लाई करेंगे, टकराएंगे, जो पहले नीचे था, जब वो इसके साथ आकर टकराना शुरू होंगे तो इस पर वो अपने टकराने की वजह से, कोलाइड करने की वजह से वो अपना प्रेशर या अपनी एनर्जी जो है इस पिस्टन के ऊपर निकालना शुरू कर देते हैं। बाकी के जो उसके वॉल्स हैं तीनों, उसके ऊपर भी सिमिलरली कोलाइड कर रहे हैं, बट बाकी के जो तीनों वॉल्स हैं दे आर नॉन मूवेबल, इसीलिए वो मूव नहीं करेंगी, वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगी। बट बिकॉज ये पिस्टन है, ये मूवेबल है, इसके ऊपर अगर पहले जो आपने सिचुएशन पढ़ी थी फर्स्ट केस जो बॉयल्स लॉ था, इसमें इसके ऊपर प्रेशर बाहर से अप्लाई हुआ था, दैट इज़ वाई इट वाज मूविंग डाउनवर्ड। अब इस केस में इसके ऊपर प्रेशर अंदर से गैस के अंदर डेवलप हो रहा है, और इस वजह से अंदर के प्रेशर की वजह से इट विल मूव अपवर्ड। तो इस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से वॉल्यूम ऑफ द गैस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरनल जो प्रेशर होगा गैस का वो भी इंक्रीज़ होगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, और इस वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। और इस तरह से हमने ये भी देखा कि किस तरह से बॉयल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर बाहर से पड़ेगा उतना ही वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो जाएगा गैस का, और वो गैस पिस्टन एज इट इज़ मूविंग डाउनवर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कि कौन सा यूनिट है जिसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो देर आर एक्चुअली 3 यूनिट्स। पहले तो मैंने आपको प्रीवियस अपने लेक्चर में बताया था कि अगर आपको टेम्परेचर दिया गया है चार्ल्स लॉ को सॉल्व करने के लिए, टेम्परेचर अगर आपको दिया जाता है डिग्री सेल्सियस में तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, और उसके अलावा एक और यूनिट है टेम्परेचर के लिए, दैट इज़ फ़ारेनहीट। तो दीज 3 टेम्परेचर्स आर इंटर रिलेटेड, और हम इनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि कौन सा हमें टेम्परेचर यूनिट यूज़ करना है सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे आपने जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट माइंड में रखनी है कि ये जो डिग्री का साइन है, दिस साइन, जो ये डिग्री का साइन है, ये सिर्फ सेल्सियस स्केल के साथ यूज़ होता है, ये केल्विन स्केल में यूज़ नहीं होगा। जैसे चार्ल्स लॉ है, उसकी आपने कोई एग्जांपल को सॉल्व करना है, उसके किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और आपको टेम्परेचर दिया जाता है डिग्री सेल्सियस में, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, और आपने उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर आप लिखेंगे 100 केल्विन। ओके, नो डिग्री विल बी मैंशनड अलॉन्ग विद इट, क्योंकि ये डिग्री केल्विन के साथ नहीं आएगी।
अब हम लोग अगर बात करते हैं कि वो कौन से यूनिट्स हैं टेम्परेचर के, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहीट में से, कि जिसके अंदर हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को मैयर कर सकते हैं। तो ये पहले बताते चलो कि डिग्री का साइन केल्विन के साथ नहीं आएगा, फ़ारेनहीट के साथ भी आता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट एंड ओनली केल्विन, नो डिग्री साइन। तो बॉडी का टेम्परेचर इट इज़ मेजर्ड इन द फ़ारेनहीट स्केल। ये फ़ारेनहीट स्केल में हमारी बॉडी का टेम्परेचर आमतौर पे मैयर किया जाता है। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ अबाउट 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। अगर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और अगर इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का। दिस टेम्परेचर इज़ क्लोज टू एवरेज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ऑलमोस्ट गर्मियों सर्दियों में एवरेज अगर आप निकालते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की बात नहीं कर रही, नॉर्मल गर्मियों में एवरेज टेम्परेचर हमारी एटमॉस्फेयर का भी इसके करीब ही होता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा वेरिएशन हो सकती है। विंटर में, सर्दियों के मौसम में जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है, नॉट बॉडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, इट फॉल्स लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बाहर का टेम्परेचर गिर जाता है। जिस तरह से अगर आप आजकल की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, और अगर बाहर की बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, टेम्परेचर की, तो इट इज़ बिटवीन 13 टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा लो है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हीट फ्लो, यानी कि हीट फ्लो करती है ऑलवेज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी से हीट आउटसाइड फ्लो करती है, बिकॉज हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है। और अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देखें तो इट इज़ बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। तो बिकॉज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के कंपैरिजन में लो है, तो हीट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू। तो इस सूरत हाल में अगर आप अपनी बॉडी को अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ कंपेयर करें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इज़ एट हायर लेवल एंड द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज़ एट लोअर लेवल। दैट इज़ वाई हीट विल फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू द एनवायरनमेंट, और हीट के इस फ्लो की वजह से हमें वी फील कोल्ड, हमें सर्दी लगती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस आउटवर्ड फ्लो ऑफ हीट को रोकें तो वी शुड वेयर ब्लैक एंड वार्म क्लोथ्स। अगर आप हीट को अपनी बॉडी में ही संभाल के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं ठंड से बचने के लिए कि आपको सर्दी ना लगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हीट के फ़्लो को स्टॉप करें या प्रिवेंट करें। वो किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं सर्दियों में? इफ़ यू वेयर ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स, बिकॉज ब्लैक कलर इज़ द एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट। जिस बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर हो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। एंड उसके अलावा एक तो आप ब्लैक कलर क्लोथ्स पहने, सेकेंडली आप वार्म क्लोथ्स पहने। उसी तरह टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, अगर आप चाहते हैं आपका बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन रहे, राइट अमाउंट पे रहे, तो वी शुड यूज़ ड्राई फ्रूट्स, वी शुड यूज़ टी, कॉफ़ी एंड मीट इन द विंटर सीज़न, ताकि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें जाएँ और हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, कि अगर उस हीट में से कुछ हीट एटमॉस्फेयर में भी चली जाए तो हमें ज़्यादा सर्दी ना हो, या सर्दियों का असर हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा अफेक्टिव ना हो। तो ये था मेरा लेक्चर। इसमें मैंने आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कलर्स रिलेटेड टू हीट, के ब्लैक कलर जो चीज़ें होती हैं ब्लैक कलर की, एज़ यू माइट हैव नोटिस्ड कि जो सोलर पैनल्स होते हैं या सोलर सेल्स वगैरह हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर कोट की जाती है। वो इस वजह से क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स हीट, ब्लैक कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने एनवायरनमेंट में से सन से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि सर्दियों में ब्लैक कलर या डार्क कलर क्लोथ ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जबकि गर्मियों में लाइट कलर या फिर वाइट कलर के क्लोथ्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। बिकॉज गर्मियों में क्या है कि वाइट कलर जब पहनते हैं तो वाइट कलर डज़ नॉट एब्जॉर्ब हीट, इट रिफ्लेक्ट्स हीट। जो बॉडी में हीट जाने वाली होती है वाइट कलर की वजह से वो कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। तो दैट इज़ वाई हम लोग जो है आम तौर पे सर्दियों में डार्क कलर को चूज़ करते हैं और गर्मियों में लाइट कलर को प्रेफर किया जाता है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू आवर बॉडी।
तो ये मेरा लेक्चर था आज। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो, आपको समझ आई हो बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक की। उसके अलावा आपको जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अबाउट द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के किस तरह से ये रिलेटेड हैं। अभी तक जब हमने बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ को पढ़ा था तो हमने थ्योरेटिकल बात की, इक्वेशंस को लेके समझने की कोशिश की थी। आज मैंने मॉलिक्यूल्स की नेचर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माई नेक्स्ट लेक्चर।